मॉलिक्यूल। सो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ग्लूकोज का देखा था, ओके, कि ग्लूकोज के वन मॉलिक्यूल में C6H12O6, दैट मींस सिंपलेस्ट रेशियो क्या आया था, 1:2:1। सो CH2O ये हो गया आपका ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला। बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, जो था CH, है ना। एक्चुअली बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6, बट एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, आप बोलिए। CH, because the simplest ratio in benzene molecule is 1:1. 1:1. That's why CH. Okay, उसके बाद we saw how to round off the significant figures and then empirical formula कैसे derive किया जाता है, molecular formula कैसे derive किया जाता है, वो हो गया। आज का अपना टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन मतलब क्या, अगेन दिस इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। स्टोइकियोमेट्रिक मींस क्या हो गया कि कैलकुलेशन, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन मतलब कैसे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमको क्या मालूम पड़ता है, what do we get to know in balanced chemical equation, that how many number of molecules, for example यहाँ पे ये balanced chemical equation है देखो। So in this reaction, in this chemical equation, what is given, what is this molecule, CH4. give me the name, methane. Methane is reacting with oxygen. Methane reacts with oxygen. So how many molecules of methane, 1. how many molecules of oxygen, 2. 2. So how do we read, 2. we will read it as one molecule of methane Methane react with 2 molecule of oxygen. to give one molecule of carbon dioxide and 2 1 molecule of CO of hydrogen and 2 molecule of water. 2 water. molecule of water. water. Okay. So Yes. यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम बता रहे हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एंड स्टोइकियोमेट्रिक मींस जस्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और वो कैसे परफॉर्म करते हैं वो देखो। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इट सप्लाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले क्या मिलता है, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। Just play it. चलो, हाँ सर।
हेलो, लेट्स कंटिन्यू। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, से स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, कि कोई भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हुआ है और कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। सो जब हम नंबर ऑफ मोल्स में बात करते हैं, सो देन इट इज स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। एंड सेकंड हमें क्या मालूम पड़ता है? रिलेटिव मास, रिएक्टेंट्स का मास लिंक्ड विथ और प्रोडक्ट का मास जो भी है। एंड फाइनली अगर गैसेस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है तो उनके बारे में हमें क्या मालूम पड़ेगा? वॉल्यूम। सो बेसिकली क्या है यहाँ पे? क्या मालूम पड़ता है? क्वांटिटी। ओके, नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव मासेस और वॉल्यूम, ये सब किस में आ जाएगा? क्वांटिटी में। Quantitative. और प्रॉब्लम कैसे बेस्ड होंगे? मास टू मास, मतलब कोई ऐसा रिएक्शन हो कि जिसके अंदर रिएक्टेंट का भी मास देख रहे हैं और प्रोडक्ट का भी मास ही देख रहे हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग क्या हो सकता है कि हमने स्टार्ट किया था रिएक्टेंट से जो कि सॉलिड फेज में था, लेकिन उससे गैस बना या लिक्विड बना, तो वहां आ जाएगा मास और वॉल्यूम। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों रिएक्टेंट गैस है और प्रोडक्ट भी गैस है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम। तो जहां पे मास टू वॉल्यूम और वॉल्यूम टू वॉल्यूम। ठीक है। तो ये चीज जो है ये आपको स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स में आएंगे और उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे स्टेप दिया है। स्टेप कुछ खास नहीं है, आराम से समझ जाओगे आप। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके लिखो। आफ्टर दैट राइट द नंबर ऑफ मोल्स एंड द रिलेटिव मासेस और वॉल्यूम्स ऑफ द रिएक्टेंट। सबसे पहले बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स लिखो। अगर नंबर ऑफ मोल्स लिखते हो तो ठीक है, नहीं तो रिलेटिव मास लिखो या वॉल्यूम लिखो, जो भी आपको दिया है आपको लिखो। एंड उसके बाद रिलेटिव मास और वॉल्यूम शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फॉर्मूला मास referring to the conditions of STP, that means standard temperature and pressure. And finally apply the unitary method to calculate the unknown factors. जो भी आपको कैलकुलेट करना है आप उसको कैलकुलेट करो। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए we have an example and it is a very good example actually. Say calculate the mass of carbon dioxide and water formed on complete combustion of 24 gram of methane. आपको क्वांटिटी ग्राम में दिया है 24 ग्राम। ओके, एटॉमिक मासेस आर गिवन, दैट इज ऑलरेडी नोन टू अस। फर्स्ट ऑफ ऑल मीथेन को क्या करना है? कंबशन करना है, दैट मींस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है। सो केमिकल इक्वेशन जब आप यहाँ पे लिखोगे, सो यू विल स्टार्ट विथ मीथेन दैट इज CH4 रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। आपको नहीं पता यहाँ पे 2 है, ध्यान देना, यू डोंट नो यहाँ पे 2 है। यू विल राइट CH4 प्लस ऑक्सीजन will give you carbon dioxide and water। और जब आप इसको बैलेंस करोगे then you will get to know कि यहाँ पे 2 molecules of water आएगा और यहाँ पे 2 molecules of oxygen आएगा। So basically ये रिएक्शन जो है केमिकल इक्वेशन ये बैलेंस हो गया। अब उसके बाद वहां पे क्या लिखा है देखो, from the atomic masses we got to know the molecular mass and molecular mass को आपने ग्राम में कन्वर्ट किया, so it became molar mass। 16 ग्राम, 64 ग्राम, 44 ग्राम एंड 36 ग्राम। अब जब आप इसको रीड करोगे, तो कैसे रीड करोगे? 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंप्लीट combustion will produce 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। रीड कर लिया? सर एक बार फिर से बताइए। देखो यहाँ पे कैसा है, सबसे पहले केमिकल इक्वेशन बैलेंस करके लिखा, क्लियर है वो? यस। एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे क्लियर हुआ। यस। मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में कन्वर्ट किया। यस। ओके, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में कन्वर्ट किया, सो हो गया वो मोलार मास। वंस यू गॉट टू नो द मोलार मास, आप वो इक्वेशन को कैसे रीड कर रहे हैं? 16 ग्राम ऑफ मीथेन reacts with 64 gram of oxygen
या क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो, और हाइड्रोकार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका कंबशन हो रहा है। क्या हो रहा है उसका? कंबशन। आपको पता है, ओके। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंप्लीट कंबशन विल प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यस ये एक जर्नल केमिकल इक्वेशन है जिसके अंदर ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है, चेंज नहीं होगा। लेकिन आपके पास 16 ग्राम ऑफ मीथेन नहीं है, आपके पास 24 ग्राम ऑफ मीथेन। अंडरस्टूड? ओके, Yes. ओके। सो Yes. इंस्टेड ऑफ 16 ग्राम वी विल टेक 24 ग्राम ऑफ मीथेन। तो 24, अगर 16 ग्राम ऑफ मीथेन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर सकता है, तो 24 ग्राम ऑफ मीथेन कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा? सुबह में कैसे पता चलेगा? 24 अपने पास है, 16 जो है उसका मोलार मास है। याद है ना, नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है यहाँ पे। Yes. अमाउंट ऑफ गिवन सब्सटेंस अपॉन मोलर Molar mass of substance. और इंटू 44 क्या है? ये 60. कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, Yes. हाँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि 24 अपॉन 16 इंटू 44 दैट इज 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैं यहाँ पे दो स्टेटमेंट रीड करूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट वन इज रिटन इन द बुक ओनली, 16 gram of methane will produce 44 gram of carbon dioxide. A second statement is 24 gram of methane will produce 66 gram of carbon dioxide. Clear? Is it clear? Yes. Similarly for water, आप कैसे उसको रीड करोगे? 16 ग्राम ऑफ मीथेन विल प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर, जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमको पता चला है। सो दैट मींस 24 ग्राम ऑफ मीथेन विल गिव यू दैट 24 अपॉन 16 इनटू 36 दैट इज 54 ग्राम ऑफ वाटर। ओके है? Yes. ओके, तो ये आपका Yes. हाँ, तो ये आपका जो है टॉपिक हो गया आज का। अब यहाँ पे जो है आप सेकंड देखो कैसे दिया है, हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको ये रिएक्शन पता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट देखा है? कैल्शियम कार्बोनेट चौक देखा है ना आपने? Yes. हाँ, तो Yes. तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप बर्न मतलब हीट करोगे तो क्या होगा? आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो तो आपको कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा? तो सबसे पहले हाँ, तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए एटॉमिक मासेस को कंबाइन किया तो आपको मॉलिक्यूलर मास मिला, और वो मॉलिक्यूलर मास यानी 100 आ गया यहाँ पे। कैल्शियम ऑक्साइड 56 है और कार्बन डाइऑक्साइड 44 है। अच्छा, यहाँ पे पार्ट्स लिखा है, इट डजंट मैटर आप पार्ट्स लिखते हो कि ग्राम लिखते हो, ऑब्वियसली आप ग्राम लिखो, नॉट पार्ट्स। तो ये केमिकल इक्वेशन को कैसे रीड करेंगे हम लोग? 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट will produce 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर हुआ? Yes. बस हो गया, दैट्स इट। तो अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है तो आपके पास तो 5 ग्राम। तो कैलकुलेशन कैसे होगा? 5 अपॉन 100 इंटू 56। अभी बुक में जैसे लिखा है फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक पैटर्न अगर आप प्रॉपर कंफर्म करके रखते हो तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको थोड़ा इजी रहेगा। तो आप क्या करोगे? 56 अपॉन 100 के बदले आप लिखो 5 अपॉन 100 इंटू 56, दैट विल गिव यू द वैल्यू 2.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर ये सेल्फ सॉल्व करना रहेगा
तो कोई लग रहा है कोई प्रॉब्लम आएगा? सबसे पहले स्टेप क्या है, एक केमिकल इक्वेशन लिखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसके नीचे आप एटॉमिक मासेस कंबाइन करके मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास लेकर आओ, मोलार मास के बाद उसको स्टेटमेंट रीड करो और उसके बाद अपना अपना कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन यहां से है, ये 3 वैल्यू आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसमें से फर्स्ट वैल्यू क्या होगा, 5/100। 5 आपका वैल्यू है, 100 वो केमिकल इक्वेशन से मिला है, और इनटू ये जो 56 है ये भी आपको इक्वेशन से मिला है। तो कोई प्रॉब्लम मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। ओके, चलो आगे देखते हैं अभी। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, ये वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है, देखो वॉल्यूम, ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, जहां कहीं भी आपको गैस या कुछ ऐसा सम आएगा वहां पे एसटीपी मेंशन होगा, ओके, आर रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन। अब ये 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन क्या है, C3H8। आपको एक बात आपको याद होगा 10th का, हाइड्रोकार्बन जब कंबशन प्रोसेस में जाता है तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है वाटर। जैसे मीथेन का आपने देखा, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी हो, आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पे देख लो, पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा, स्टेप्स को कंफर्म करो। सॉल्यूशन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे स्टेप से मतलब है। पहले क्या करोगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखो, उसके बाद उसके नीचे आप वहां पे एटॉमिक मासेस कंबाइन करके मॉलिक्यूलर मास और फिर मोलार मास मेंशन करो, 44 ग्राम और 112 लीटर। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसलिए उसके एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस और मोलार मास लिखने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू वांट यू कैन राइट। ओके, अब इसको रीड करो। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये 22.4 अपने आप कैसे आ गया, बिकॉज ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन गैस है यहाँ पे, गैस, हाँ लीटर, हाँ यहाँ पे लीटर में मेंशन किया है। तो एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कितना ऑक्यूपाई करेगा वो स्पेस, 22.4 into 5. हाँ, so we got 112 liters. Now अब हमने इसको रीड कर लिया, क्या रीड किया, 44 ग्राम, ठीक, कैसे रीड करते हैं, 44 ग्राम ऑफ प्रोपेन requires 112 liters of oxygen या combine with 112 liters of oxygen for complete combustion। अगर 44 के लिए आपको 112 लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन विल रिक्वायर कितना, तो 112 अपॉन 44। यहां देखना कैलकुलेशन कैसे चेंज हुआ है, 2.2 अपॉन 44 इंटू 112 लिखो, ओके, 2.2 upon 44 into 112 will give you 5.6 liters of oxygen at STP for complete combustion। तो क्या ये स्टेप मेमोराइज कर सकते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आफ्टर दैट मोलार मासेस, उसके बाद स्टेटमेंट और फिर अपना कैलकुलेशन, बस खत्म, इतना ही काम करना है। ओके, Yes. Yeah. Yes. okay, good. Now we'll move further। ये एक लास्ट कैलकुलेशन बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। A piece of zinc weighing 0.635 ग्राम, कल वाली बात मैं करूं आपसे, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसमें 3 है।
3. और हाँ, और इसका लिस्ट काउंट क्या है? 0.001. 0.01. वेरी गुड. व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, इसका दूसरा नाम क्या है? मीथेन. 0 H2SO4 मीथेन कैसे बोला किसी ने? सल्फ्यूरिक एसिड. Dilute sulfuric acid. हाँ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिबरेटेड 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन. क्योंकि हाइड्रोजन ये गैस है. हाइड्रोजन एक गैस है. Okay, let me complete. Hydrogen is a gas here, so that's why ये liberate हो रहा है और इसका वॉल्यूम दिया 200 सेंटीमीटर क्यूब at STP. Calculate the percentage purity of the zinc sample. कोई टेंशन मत लेना, परसेंटेज प्योरिटी क्या है देख लो आप. पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा. जब आप ये बैलेंस इक्वेशन लिखोगे तो क्या करना मालूम है? या हाइड्रोजन के जस्ट साइड में, राइट साइड में ब्रैकेट में एक एरो अपर डायरेक्शन में दे देना. वो क्या शो करेगा कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो रहा है. ओके यस सर. हाँ, और उसके बाद इसको रीड करेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है देखो, 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना मोल्स है? 2. ना बेटा, मॉलिक्यूल्स है वो, उसमें एटम है 2, लेकिन जब 1. हाँ ये वन. 1 मोल है, 1 मोल हाइड्रोजन है. तो 1 मोल हाइड्रोजन कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा? 22.4. हाँ, इसलिए कैसे रीड किया? 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. ओके, और जिंक का जो है यहाँ पे एटॉमिक जो मास है 65 डाल्टन होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है 65 ग्राम ऑफ जिंक. तो 65 ग्राम ऑफ जिंक से लिबरेट हो रहा है 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन. तो दैट्स व्हाई आगे की कैलकुलेशन देखो. देयरफॉर 0.200 लीटर, क्योंकि यह सेंटीमीटर क्यूब है ना, अगर ये मीटर क्यूब होता तो ये लीटर हो जाता. समझा? सुना आपने मैंने क्या बोला? अगर ये मीटर होता तो लीटर हो जाता. हाँ, व्हेन इट इज मीटर क्यूब, ओके, so it is liter, but when it is centimeter cube it is ml. ml. तो ml में, ml और लीटर में कितने का डिफरेंस है? 1000 यूनिट्स का डिफरेंस है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे 200 ml का मतलब है 0.200 लीटर ऑफ हाइड्रोजन. क्या ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? मैं अभी कैलकुलेशन पार्ट में नहीं गया हूं, हमारे बुक में क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, सो जब हम उसको सॉल्व करेंगे सो आपको प्रॉपर वहां पे दिखेगा. बट अभी ये समझ आ रहा है? यस Yes, sir. यहाँ पे ये कंफ्यूजन मत करना कि 200 सेंटीमीटर क्यूब था तो यहाँ पे 0.200 लीटर कैसे आ गया. ठीक है, सो अब हम क्या कर रहे हैं देखो, 65 ग्राम आपको मिल रहा है 22.4 लीटर से, आपके पास क्वांटिटी है 0.200 लीटर, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 0.58 ग्राम. सर 65 किलो से आया. कौन सा? ये 65 जिंक है. 65 जिंक का मोलार मास है. हाँ, जिंक का ये मोलार मास है ना आपके पास. ओके, तो एक्चुअली क्या, एक्चुअली देख ये लोग कैलकुलेशन में गड़बड़ क्यों कर रहे हैं मालूम है? ऐसे लिखा होना चाहिए 0.200 अपॉन 22.4, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी किससे रिलेटेड है? हाइड्रोजन से रिलेटेड है, तो वो एक साथ होना चाहिए, और 65 अलग होना चाहिए. तो कैलकुलेशन कैसे देखेगा? 65 इंटू 0.200 अपॉन 22.4, और वो कैलकुलेट करके आप. हाँ बोलो सर, हमको कैसे मालूम कि उधर मोलर मास से लेना है, दूसरा कुछ नहीं? हाँ, तो आप ये याद कर लो कि वहां पे सिर्फ मोलार मास लेना है, दूसरा कुछ नहीं लेना है. सर लेकिन कैसे पता चला? अरे अपना स्टेप है ना. यहाँ पे क्या किया आपने? पहले आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद वहां पे जिंक का मोलार मास ही तो है 65 ग्राम.
दूसरा कोई Yes. ऑप्शन नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ऐसा रहता ना कि ऑप्शन ए बी सी कौन सा लेंगे नहीं पता, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कंफर्म क्या है कि मोलार मास लेना है, और अगर क्वांटिटी आपको वॉल्यूम के हिसाब से दिया है तो मोलार वॉल्यूम लेना है, और वो मोलार वॉल्यूम कितना होता है ये आपको पता है, बोलो जल्दी। 22.4 DMQ. 22.4 DMQ, ठीक है, दैट Yes. मींस लीटर। Yes. हाँ, आप समझा? Yes. चलो परसेंटेज प्योरिटी देखते हैं। परसेंटेज प्योरिटी क्या हुआ यहाँ पे, आपको जिंक का यहाँ पे मास कितना आया 0.58 ग्राम, और आपको दिया कितना था 0.635 ग्राम। सो 0.635 ग्राम में 0.58 ग्राम ही यूज हुआ है। दैट मीन्स प्योरिटी कितना आया, इंटू 100 करेंगे तो 91.33%। Then. Okay, so Yes. these are the questions जो कि हमें सॉल्व करने हैं सिलेबस में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लगेगा थोड़ा सा आपका, अच्छे से देखो। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है, आप क्या करते हैं, आप रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल Yes. देखो, ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और आपको मिल रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो लेफ्ट साइड में ये रिएक्टेंट है और राइट साइड में ये प्रोडक्ट है। ओके, अब इसी इंफॉर्मेशन पे देखो क्या लिखा है, When a chemist carries out a reaction, जब भी आपको एक रिएक्शन परफॉर्म करते हो, the reactants are not usually present in exact stoichiometric amounts। मतलब देखो आपने रीड किया, यहाँ पे आ जाओ वापस, देखो आपने रीड किया कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंप्लीट कंबशन विल प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जरा आप एक काम करो, आप लैब में आ जाओ और लैब में 16 ग्राम ऑफ मीथेन लो और उसको बर्न करो, ठीक है। तो आप ये देखो कि आपके पास ये मान लो ये मीथेन है CH4, और इसको आप बर्न कर रहे हो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या ऑक्सीजन सिर्फ इतना ही है आपके पास, या ये पूरा चारों तरफ ऑक्सीजन? चारों तरफ ऑक्सीजन। चारों तरफ। चारों तरफ। हाँ, तो एक फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन यू रिक्वायर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, बराबर है? Yes. यस। लेकिन आपके Yes. सिर्फ आपके 1 मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे मेनी मॉलिक्यूल्स है, Hmm. ठीक है। तो क्या ये पूरा का पूरा रिएक्ट हो जाएगा मीथेन के साथ? Hmm. नो। नहीं, नो। पूरा No, no. कैसे रिएक्ट नो। होगा? No. बिकॉज केमिकल इक्वेशन में एक प्रिंसिपल हमने क्या लॉ में देखा था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन। जितना रिएक्ट होना चाहिए उतना ही रिएक्ट होगा, जो एक्सेस क्वांटिटी है वो वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। सो बस यही यहाँ पे दिया है कि द प्रोपोर्शन यहाँ पे proportion indicated by the balance equation, because the goal of a reaction is to produce the maximum quantity of a useful compound। जब हम कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने केमिकल रिएक्शन मान लो परफॉर्म किया कि मीथेन को कंबशन प्रोसेस में डाला और कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा मेन प्रोडक्ट है और वाटर जो है वो बाय प्रोडक्ट है। ओके, तो आपका एम क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी आपको किसका मिलना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये गोल है, क्या गोल है ये, टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ यूजफुल कंपाउंड फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, फ्रिक्वेंटली, यानी बहुत टाइम क्या होता है, a large excess of one reactant is supplied to ensure that the more expensive reactant is completely converted
into the desired product. मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन होके आपको मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए। ये आपका एम होता है। समझ आया यहां तक? ओके Yes. हाँ, तो अब आगे क्या दिया देखो, द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इज लेसर अमाउंट गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम। जो कम, जैसे अभी वो मीथेन और ऑक्सीजन का था, तो मीथेन क्योंकि कम क्वांटिटी में है, वो पूरा का पूरा रिएक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और क्या बच जाएगा वहां पे? ऑक्सीजन बच जाएगा। तो क्या वो रिएक्शन आगे प्रोसेस होगा? नो जैसे हाँ, जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपने ये देखा था कि HCl है, HCl के साथ NaOH है, तो क्वांटिटी ऑफ HCl इज टेकन इन लेसर क्वांटिटी, क्योंकि हम तो सिर्फ एक स्टडी कर रहे हैं, और NaOH जो है वो एक्सेस में है। ठीक है, तो जब पूरा HCl कंज्यूम हो गया और आपको मिला NaCl प्लस वाटर, तो सिर्फ NaOH आपके सिस्टम में याद है क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, NaCl और H2O के साथ एक्सेस में आपके सिस्टम में क्या है? NaOH है। क्या ये NaOH के आने से रिएक्शन आगे प्रोसेस होगा? नो नहीं होगा। ओके, नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है देखो कि द reactant which is present in lesser amount gets consumed after some time and subsequently क्या होता है? No further reaction is possible or takes place. Whatever be the amount left on of the other reactant present, जो reactant आपका बच गया है, ठीक है, वो आगे आपका रिएक्शन को प्रोसेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ रिएक्ट होने के लिए दूसरा रिएक्टेंट अब वहां पे नहीं है। इसका मतलब द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, यानी आपका केमिकल रिएक्शन जो हो रहा था उसमें जो रिएक्टेंट लेसर अमाउंट में था, उसकी वजह से वो रिएक्शन बहुत आगे तक प्रोसेस नहीं हो पाया, वो स्टॉप हो गया रिएक्शन। उसने क्या किया? उसको लिमिट कर दिया। किसको? प्रोसेस ऑफ रिएक्शन को लिमिट कर दिया। किसने? जो रिएक्टेंट लेसर अमाउंट में था उसने। तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, क्या बोलेंगे उसको? लिमिटिंग। लिमिटिंग। सर एक बार फिर से लिमिटिंग रिएजेंट। चलो स्टार्ट। देखो, फॉर एग्जाम्पल वी टेक मीथेन, कंबाइन करो ऑक्सीजन के साथ, आपको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यस, और साथ में क्या मिल रहा है? वाटर। आपके पास 10 मोल ऑफ मीथेन है, ओके, और इसके साथ 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लगेगा आपको। ये 20 है, ध्यान देना, 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। आपको 10 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और 20 मोल्स ऑफ वाटर मिलेगा। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं बस। हाँ, ये हटेगा इधर, ये हटेगा इधर, ये हटेगा इधर, ये हटेगा इधर। तो बेसिकली क्या था? 2 और 2। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप जब ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दिस केमिकल रिएक्शन, मीथेन आपके पास लेसर क्वांटिटी में है। आप इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 1 है इसलिए लेसर है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास जितना ऑक्सीजन इस एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, क्या आप उतना मीथेन लेकर आओगे? नहीं ना, नहीं। आप क्या करेंगे? आपके पास सपोज इतना क्वांटिटी मीथेन का है, अब ये मीथेन को आप कम्बशन प्रोसेस में डालो, ये क्या होगा? ये बर्न होगा, ठीक है। सपोज इतना, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं अभी? Yes. Yes. तो हाँ, तो ये इतना मीथेन है, इतना मीथेन है, और उसके चारों तरफ ऑक्सीजन है।
आपने इसको क्या किया, बर्न किया। जब आपने इसको माचिस लगाया, ये बर्न होने लगा, ये मीथेन गैस बर्न होने लगा, तो ये मीथेन गैस धीरे 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 क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा ना, यस Yes. क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है, ये कंज्यूम हो रहा है Yes. किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। मीथे ऑक्सीजन के और क्या फॉर्म हो रहा है साइड में, Oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड CO2. फॉर्म हो रहा है और CO2. वाटर फॉर्म हो रहा है। CO2 ओके, अभी बीच में कोई नहीं बोलना, लेट मी कंप्लीट द स्टेटमेंट। ओके, सो मीथेन इज रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो धीरे धीरे ये मीथेन विल गेट कंज्यूम एंड क्वांटिटी जो है इसका वो खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। ये पूरी तरह से पूरा कंज्यूम हो गया, पूरा कंज्यूम हो गया। अब मीथेन खत्म हो गया, अब आपके सिस्टम में क्या बचा है, देयर इज ऑक्सीजन, देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या वहां पे मीथेन अभी बचा है, No. नहीं, No. मीथेन नहीं No. बचा। तो जब मीथेन रिएक्ट होने के लिए वहां पे बचा ही नहीं है, तो क्या वो केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसेस होगा? No. 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 तो किसकी वजह से ये केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो गया? मीथेन की वजह से Methane. बस Methane. वही है आपका लिमिटिंग, वही है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। समझा? Yes. यस Yes. चलो अब आगे देखते हैं। एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट, तो जो एक्सेस क्वांटिटी में है उसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलोगे? एक्सेस रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट। एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया है, देखो, कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सो नाइट्रिक ऑक्साइड सी NO कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और आपको मिल रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहां बोल रहा है सपोज इनिशियली आपने क्या किया, 8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड लिया, बोलो कि सर यहाँ 2 मोल्स है, वो आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन आपको मिला है 8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो अब आप क्या करोगे, इसको आप ये देखो कि इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, किसकी वजह से ये रिएक्शन लिमिट हो जाएगा। देखने में क्या लगता है? Nitrogen. Nitrogen. नाइट्रोजन ऑक्साइड, Nitrogen oxide. हाँ, तो 8 मोल है नाइट्रोजन ऑक्साइड का और 7 मोल है ऑक्सीजन का। अब आप ये देखो कि कैसे पता चलता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ओके, one way to determine which of the two reactants in the limiting is the limiting reagent is to calculate the number of moles of nitrogen dioxide obtainable from the given initial quantities of nitrogen oxide and oxygen। किससे आपको ज्यादा आपको मिल रहा है वो देखो, आगे कैलकुलेशन में देखो पता चलता है। नाइट्रोजन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लिमिटिंग रिएजेंट विल यील्ड द स्मॉलर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलो आप 8 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड से स्टार्ट करो। क्या लिखा है देखो, 8 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू रिएक्शन में देखो, अगर आप 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड लेते हो तो आपको 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है। मैं आपसे जनरली एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पे 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड आपको 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, यानी जितना नाइट्रोजन ऑक्साइड आप लोगे उतना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा। क्या ये स्टेटमेंट सुना पूरा बराबर, पूरा सुना बराबर से? रिपीट करो आप। Yes. मैं रिपीट करूं, जिन्होंने नहीं सुना वो फिर से सुनो। जितना क्वांटिटी आप नाइट्रोजन ऑक्साइड का ले रहे हो उतना ही क्वांटिटी आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मिला। तो क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड से आपको ज्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है? यस अगर आप No. जितना देखो नहीं मिल रहा है, आप देखो यहाँ पे फिर से देखो, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज गिविंग यू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन अब ऑक्सीजन पे जरा गौर करो। Yes. one molecule of oxygen, see, 1 molecule of oxygen, ठीक है, will give you 2 molecules of nitrogen dioxide। Yes.
तो किससे आपको ज्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन ऑक्सीजन। समझा नहीं आपको? ऑक्सीजन यस। यस यस। ठीक है ना? तो बस यहाँ पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट मालूम पड़ जाएगा, भाई, तुरंत मालूम पड़ेगा। देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है यहाँ पे। आप कैलकुलेशन में देखो 8 मोल की आपको क्या मिला था, 1 मिनट रुक जा, सुन ले पहले। 8 मोल्स यहाँ पे लिखा ना, 8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, कैलकुलेशन है कि 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये 2 मोल्स कैंसिल आउट हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड कैंसिल हो गया, 8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 8 डाइऑक्साइड। moles of nitrogen dioxide. लेकिन अगर आप 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेते हो तो देख लो आपको 14 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला। देख लिया आपने, जितना क्वांटिटी आपने रिएक्टेंट का लिया है ऑक्सीजन के लिए, उसका डबल आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला है। ओके, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता चल गया। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड मस्ट बी द लिमिटिंग रिएजेंट एंड ऑक्सीजन इज द एक्सेस रिएजेंट। इज द टॉपिक क्लियर? Yes. यस। नो? Yes. ओके, गुड गुड। ठीक है, so nitrogen oxide is the limiting reagent and oxygen is the excess reagent. Now we will see the example and we'll finish it. See, यहाँ पे क्या लिखा है देख, यूरिया, ये तो फॉर्मूला तो आपको पता है, is prepared by reacting ammonia with carbon dioxide। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, ये अपने ये प्रोसेस अपने लीवर में भी होता है, ये ध्यान रखना। ओके, ammonia with carbon dioxide will give you urea and water। जरा ध्यान से देखना, 2 molecules of ammonia अगर आप लेते हो तो आपको 1 molecule of यूरिया मिलता है, और अगर 1 molecule of कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हो तो आपको 1 molecule of यूरिया दिखता है। तो प्रोसेस क्या है, इन वन प्रोसेस 637.2 ग्राम ऑफ अमोनिया treated with 1142 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये एक प्रोसेस है खाली। आगे क्या लिखा है, विच ऑफ द टू रिएक्टेंट्स इज द लिमिटिंग रिएजेंट, आप पता कर सकते हैं। सेकेंड, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया फॉर्म। ओके, एंड लास्ट, हाउ मच एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो, 2 सेपरेट कैलकुलेशन है। फर्स्ट क्या करेंगे, अमोनिया का देखेंगे। So 637.2 gram of ammonia reacts completely. Calculate the number of moles of urea. पहले यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स आप पता कर लो। 60 आया था, याद है आपको, यूरिया। ओके, दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। यहां देख लो, अमोनिया, मास ऑफ अमोनिया को कन्वर्ट करोगे किसमें, मोल्स ऑफ अमोनिया। मोल्स ऑफ अमोनिया को कन्वर्ट करोगे किसमें, मोल्स ऑफ यूरिया। So moles of urea is equal to 637.2 ग्राम ऑफ अमोनिया। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, देख लो कैसे दिया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कैसे मिला, सो 637.2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल ऑफ अमोनिया अपॉन 17.03 ग्राम ऑफ अमोनिया। ध्यान देना ये क्या है, 17.03 क्या हुआ, मोलार मास। मोलार मास मोलार मास ऑफ अमोनिया इंटू 1 मोल ऑफ यूरिया अपॉन 2 मोल ऑफ अमोनिया। क्यों, क्योंकि रिएक्शन में क्या था, केमिकल रिएक्शन। आप देखो क्या दिया वहां पे, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया विल गिव यू 1 मोल ऑफ यूरिया, इसलिए वो कैलकुलेशन लिखा हुआ वहां पे। और आपको कैलकुलेशन में क्या मिल रहा है, 18.71 मोल्स ऑफ यूरिया। हाँ, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको कितना मिल रहा है, 25.95 मोल्स ऑफ यूरिया। ठीक है, सो इट फॉलोज दैट अमोनिया मस्ट बी द लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों, क्योंकि अमोनिया से आपको जो है कम क्वांटिटी मिल रहा है। देखो,
और बिना ये सब किए भी ये आइडिया वहां पे अप्लाई करना, देखो आपको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे अमोनिया कितना है, 2 मोल्स है। तो मैं कैसे बोल रहा हूं, देखो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया विल गिव यू 1 मोल ऑफ यूरिया। अगर आप 2 मोल्स ऑफ अमोनिया लेते हो तो आपको 1 मोल ऑफ यूरिया मिलता है, यानी जितना लिया उससे कम मिला ना। Yes. Yes. हाँ, और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव यू 1 मोल ऑफ यूरिया। तो यहाँ पे क्वांटिटी बराबर है। Yes. Yes. यहाँ से ही मालूम पड़ जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा रहेगा और एक्सेस रिएजेंट कौन सा रहेगा। बट आप कैलकुलेशन करके दिखाना, ओके। अब इसके बाद क्या बचता है, वो नॉर्मल कैलकुलेशन है। यहाँ पे लिखा है must be the limiting reagent because it produces smaller amount of urea and the molar mass of urea आपको पता ही है 60.606 आएगा। we use this as a conversion factor। और उसके बाद फिर मास ऑफ यूरिया कितना मिला वो भी आपको मिल जाएगा। चलो अभी इसको खत्म करते हैं आज का टॉपिक, और कुछ यहाँ पे थियरी पार्ट है, बहुत ही नॉर्मल सा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन, ये लास्ट टॉपिक अपना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया गया था, आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे समझो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब है कि इन अ गिवन सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज सोल्यूट, ओके। सोल्यूट का जो अमाउंट है उसके क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि वो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वो डाइल्यूट है या फिर वो कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या ये क्लियर हुआ? सी यहां पे क्या लिखा है देखो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, ओके। फॉर एग्जांपल इन बीकर ए आपको 100 ml ऑफ वाटर है, उसमें 10 ml ऑफ HCl है। 100 ml ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन ए की बात कर रहा हूं मैं, और 10 ml जो है वो HCl है और ये सॉल्यूट है। और सॉल्यूशन बी है आपके पास, उसमें 100 ml ऑफ वाटर है जो कि सॉल्वेंट हुआ, और 15 ml HCl है जो कि सॉल्यूट है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? Concentration वो A. ज्यादा है। B. B. So concentration of solution B, concentration of solution B is more than the concentration of solution A. Yeah. क्योंकि when we talk about the concentration, so what do we talk? We talk about the amount of solute present in a given volume of a solution. So इसको कितने टाइप से दिखाते हैं? पहला है मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, जो कि W/W, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ओके। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है और मोलैलिटी क्या होता है, ये सब आप देखेंगे। बहुत ही सिंपल टर्म्स है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगा आपको। मास परसेंट, जब हम परसेंट की बात करते हैं तो ये तो क्लियर है ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%, तो आपको मास परसेंट आ जाएगा। एग्जांपल यहाँ पे देख लो क्या लिखा है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A to 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट। तो मास परसेंट ऑफ सोल्यूट दैट इज A इज इक्वल टू मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ A कितना है, 2 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो 2 ग्राम और 18 ग्राम मिला के 20 हो गया ना। Yes. तो उसका मास परसेंट आ गया 10%, यानी वो सॉल्यूशन जो कि 20 ग्राम का सॉल्यूशन है उसमें 2 ग्राम ऑफ मास ए है, इसका मतलब उसका परसेंटेज जो है वो 10% है।
इसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता ही है, तो मोल फ्रैक्शन मतलब पार्ट्स में। मोल फ्रैक्शन क्या है, देखो सेम वैसे ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपने क्या किया, n ऑफ a अपॉन n ऑफ a प्लस n ऑफ b। इसमें n ऑफ a प्लस n ऑफ b क्यों किया है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉल्यूशन देयर आर टू थिंग्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स ऐड होगा ना। एंड सॉल्वेंट। आप समझे कि नहीं? जब हम बात करते हैं Yes. हाँ, जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो वहां पे सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है, दोनों को मिलाते हैं तब सॉल्यूशन बनता है। इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज सॉल्वेंट दैट इज बी। सो दैट्स व्हाई वहां पे Na प्लस Nb लिखा हुआ है। कोई डाउट रहेगा उसमें? No. नहीं। No. और सेम थिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के लिए n ऑफ b अपॉन n ऑफ a प्लस n ऑफ b लिखा है। ये जो वर्ड है ना मोलारिटी, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सबस्टेंस ये अपना वर्ड है, ये मोलारिटी। और इसका मतलब क्या होता है वो समझो। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड इज डिनोटेड बाय m। m में भी कौन सा m, कैपिटल M है मोलारिटी के लिए। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो जब आप मोल फ्रैक्शन की बात करते हो तो वहां पे सिर्फ क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे लीटर वगैरह की बात नहीं करते, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द मोलारिटी यू मस्ट यूज दिस वर्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम्स क्या दिया है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मोलारिटी रिपीट करो ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्छा वो आपने बोला। मोलारिटी का मतलब ये है कि आपके पास सपोज 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, जैसे यहां पे आ जाओ ना इस पे, अभी आपने ये देखा ना, ये कैसा है, ये 100 ml बोला है, तो यहां पे सिर्फ हम कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे आप मास, यहाँ पे आप मास परसेंट निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो, लेकिन जब आप मोलारिटी की बात करोगे ना तो ये 100 ml को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, 1 लीटर में। लीटर में, ठीक है, और उसमें फिर ये कितना क्वांटिटी आता है वो आपको हो जाएगा फिर वो 1 मोलर। आप एग्जांपल देखो आपको क्लियर हो जाएगा। सी फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी दैट इज कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलो यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution। मतलब आप समझ रहे हैं, आपको NaOH का कितना दिया मास, 4 ग्राम, और वाटर का वॉल्यूम कितना है 250 ml। आपको पता है ना लीटर में कन्वर्ट करेंगे उसको। Yes. हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोलारिटी इज व्हाट, मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो आपको अगर ये ये दिया है, मास दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बता दो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलार मास। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। गिवन मास अपॉन मोलार मास। सो यहाँ पे क्या किया है देखो, मास ऑफ NaOH दैट इज गिवन अपॉन मोलार मास ऑफ NaOH दैट वी शुड नो। सो mass of NaOH given is 4 gram and molar mass we already know that it is 40 gram. Okay, so 4 upon 40, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स बोला है, तो जो 250 ml है उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो आपको 0.250 लीटर मिलेगा। एनी प्रॉब्लम इन दिस? No. ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इसको कैलकुलेट किया, 4 upon 40 इट विल कम टू 1 upon 10 दैट विल बिकम 0.1। ओके,
तो 0.1 अपॉन जो 0.250 है उसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट 0.4 मोल। इसको सॉल्व करें क्या यहाँ पे? देखो 0.1 अपॉन 0.250, 0.4 अपॉन, नहीं नॉट 4, सॉरी, 0.250, 0.1 है वहां पे। Yes, sir. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल टेक इट एज लाइक दिस, ऐसे आप ये पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, प्रॉपर तरीके से मिलेगा, आपको मिल जाएगा 0.4। ओके, क्योंकि टाइम लिमिट है तो मैं इसको यहाँ पे ये कर रहा हूँ, 0.4 मोल्स पर लीटर। ये लीटर ऊपर आएगा तो पर लीटर हो जाएगा। और कभी भी याद रखना, मोल्स पर लीटर जो क्वांटिटी है ना, उसको हम शो करते हैं मोलारिटी, और इसको दिखाते हैं कैपिटल एम से। अब ये वाला सेंटेंस याद रखो, ये जो नोट लिखा है ना, वो क्या नोट है देखो, मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। व्हाई इट विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना ये लाइन को? यस Yes, sir. Yes, हाँ, sir. हाँ। Yes. अब लास्ट है, विद इन 2 मिनट्स हम इसको खत्म कर रहे हैं। मोलारिटी, ऐसा लग रहा है ना बड़ा कोई आदमी है वो बोलता है मोलारिटी, और छोटा बच्चा जिसको बोलने नहीं आता वो बोलेगा मोलारिटी। बट मोलारिटी का मतलब क्या है? बहुत अलग नहीं है। सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलारिटी में क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। देखा आपने? यहां देखो, Yes. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और मोलारिटी क्या है? मोलारिटी है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। वहां पे सॉल्यूशन यूज हो रहा था, यहाँ पे सॉल्वेंट यूज हो रहा है। वहां पे लीटर यूज हो रहा था, यहाँ पे किलोग्राम यूज हो रहा है। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है, ये नोट क्या करना है आपको? मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। व्हाई? बिकॉज मास इज नॉट अफेक्टेड विथ टेम्परेचर। मास वही रहने वाला है, टेम्परेचर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, मास विल नॉट चेंज। दैट्स व्हाई मोलारिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे ये देख लो, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। ध्यान देना, पर ml लिखा है। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन। सो सबसे पहले मोलारिटी दिया है आपको। व्हाट इज द मोलारिटी? 3 मोलार। और मोलार को किस में एक्सप्रेस करते हैं? मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सोल्यूशन, मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सोल्यूशन कितना है? 3 इंटू 58.5। 58.5 कहां से आया? ये NaCl का मोलार मास है। Molar mass. हाँ, तो आपको ये क्वांटिटी मिल गया, मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सोल्यूशन। और मास ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन क्या है? 1000 इंटू 1.25। डेंसिटी दिया है यहाँ पे सी NaCl का 1.25 ग्राम पर ml। वहां से कैलकुलेट किया आपने तो मास ऑफ वाटर मिला आपको, दैट इज पूरा 1250 में से 175। ये जो 1250 है इसमें से 175 आपने माइनस किया तो आपको यहां मिल गया 1074.5 ग्राम। ये हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। और लास्ट में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किया तो आपको 2.79 m मिला। मोलारिटी को स्मॉल m से दिखाते हैं और मोलारिटी को कैपिटल M से दिखाते हैं। ओके, Yes. Yes. नेक्स्ट Yes. लेक्चर अपना ये टॉपिक खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा इसमें अभी। और एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व